दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 3 नंबरों के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ही क्वेश्चन आया है, जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। तो इनके बीच में डिफरेंस लिखना था, जो कि अगर जिप्सम की बात करें तो ये कैल्शियम सल्फेट को ही अपन जिप्सम बोलते हैं, जो कि सफ़ेद रवेदार ठोस है और इसके एक अणु में जल के 2 अणु क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। इसका उपयोग अगर हम बोलें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर अपन एक चीज़ और जानते हैं, अमोनियम सल्फेट, जो कि NH4 होल ट्वाइस SO4 खाद बनाने में यूज़ करते हैं। जबकि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो जो ये रासायनिक रूप से यह कैल्शियम सफ़ेद हेमीहाइड्रेट है, जो कि जल में अविलेय होते हैं। अगर हम जिप्सम के फॉर्मूले की बात करें तो CaSO4.2H2O, वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की CaSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म की एक कुली को अपने सिर पर 30 किलोग्राम वजन रखकर चला तो कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि इसने कार्य कुछ किया नहीं है। अगर हम जलकुंभी सतह पर क्यों तैरती है, तो जलकुंभी एक खरपतवार होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को खींचती है तथा तना इसके खोखला और छिद्रदार होते हैं, जिससे इसका घनत्व कम होता है, तो यह तैरती है। और इसके सबसे खास वजह है कि यह ऑक्सीजन को पूरा सोख लेती है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। अगर तालाब में जलकुंभी की मात्रा अधिक हो गई है तो वहाँ पर मछलियों का मृत होना जरूरी है। इसके लिए हमें जलकुंभियों को जल्द से जल्द तालाब से अलग करना चाहिए। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता से क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एक खिलौना का क्रय मूल्य अगर 540 था, तो अगर एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। तो अगर विक्रय मूल्य 540 था, उसका हम अगर 20% लाभ पर जो बेचा है, तो 20% लाभ भी बराबर 540 है। तो अगर हम उसका 120% बराबर 540 है, अगर हम 100% अगर बता दिए तो उसके क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। समलंब के आधार पर एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर वर्ग है। 2 समांतर भुजाओं के बीच दूरी 15 मीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई तथा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। गणित का क्वेश्चन है। पाई चार्ट के क्या है, पाई चार्ट को एक व्यवस्थित क्रम में जमाने का एक तरीका है, व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। अगर बहुत सारी संख्याएं दी हुई तो हम पाई चार्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि कौन कितने % में है। तो एक पाई चार्ट का अगर बोला जाए तो एक वृत्त उसका पूरा 360 से अधिक नहीं हो सकता। अगर हम बात करें चौथा, एक वृत्तीय घड़ी 1 मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है। अगर उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर पाई का मान 22/7 है, 3.14 दिया हुआ है, तो हम आराम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग को लिखिए, तो नीति के भाग में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा क्या होता है, बौद्धिक जो सृजन है उनके परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उन्हीं के बीच में बौद्धिक संपदा नीति है, जिसमें अगर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन या भौगोलिक संकेतक आदि हम शामिल कर सकते हैं। परजीवी जंतु की अगर बात करें तो वह जंतु जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं परजीवी जंतु कहला सकते हैं, मतलब अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रखते हैं, जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फीताकृमि, ये क्या है, परजीवी जंतु है। अगर हम बात करें कि अब ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियां और उसके मुद्दे, तो ऊर्जा के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं कि हम 2022 तक ऊर्जा कम और सस्ती दरों में उपलब्ध करा दें, जो कि क्या हो, टिकाऊ और नवीकरण ऊर्जा हम पहुंचाएं। 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती टिकाऊ बिजली घर हो। अगर हम बात करें तो विद्युत एक्ट 2003 आए थे, जो कि 2020 में इस विधेयक में संशोधित करके विधेयक भी लाया गया था, और हमने हाल ही में उदय योजना भी चलाई हुई है। अगर अब बात करें मल कीचड़ प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो अगर मल कीचड़ की अगर बात करें तो शहर व्यापी स्वच्छता हासिल करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो कि एक स्वच्छ बेंचमार्क इसके लिए नीति 2017 में भी चलाई गई थी। अब बात करें जैवोपचारण की अगर हम बात करें तो जैवोपचारण जो जीवन द्वारा उपचार, ऐसी प्रक्रिया, जीवों के द्वारा ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के उनके एंजाइमों का यूज करके जो पर्यावरण को पुनः उसकी जो मूल स्थिति में हम लाने का प्रयास करेंगे, वही जैवोपचारण कहलाता है। 14 क्वेश्चन है वेंकट रमन, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे। इन्हें रसायन विज्ञान में क्या हुआ था, 2008 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि सेल के अंदर या कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन हेतु इन्हें हम नोबेल प्राइज प्रदान किए थे।
अगर हम बात करें तो जैव आवर्धन की बात करें तो जैव आवर्धन भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो जैव आवर्धन में पोषण स्तर के ऊपर की ओर जाने वाले परभक्षी जीवों के अपने शिकार की तुलना में उच्च मात्रा में, जो कि धरती पर जो विषैले रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उसे सबसे पहले पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। धातु आदि की बात कर रहे हैं। फिर वह पौधों को एक शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी से फिर वह मांसाहारी, तथा ऐसे वह रसायन फैलता जाता है, उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें 10 क्वेश्चनों का आंसर करना रहता है। तो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोर का परमाणु मॉडल पूछा है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सोनिक बूम एवं इसका प्रभाव के बारे में हमें समझाना था। अगर हम बात करें तो ठोस के बने 3 घनों जिनकी भुजाएं 30, 40, 50 को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो उसे घन बने का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो ये भी गणित का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के बारे में एक टिप्पणी लिख देना था कि पावर हाउस का निर्माण एटीपी जितनी भी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे कोशिकीय सेल पावर हाउस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें 5वें, एक कक्षा में छात्रों का प्रतिशत 40% है, छात्राओं का उनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्रों की संख्या तथा छात्रों की संख्या से अनुपात निकाल लें। 40% बराबर 22 तो 60% बराबर कितना, तो वो उसका आंसर आ जाएगा कितने, और उन दोनों का अनुपात निकाल के हम आंसर बता सकते हैं। 2 अंक की संख्याओं का अंकों का योग 9 है, उसमें परस्पर बदल दें 10x प्लस वाई, और पहली संख्या मान लो, दूसरी संख्या मान लो 10y प्लस एक्स, दोनों का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सुदूर संवेदन, इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए, यह भी एक क्वेश्चन था। जीवाश्म ईंधन के बारे में बताना था। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण निदान मिशन चंद्रयान के बारे में लिखना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसे भारत ने अपनाया था, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी थी। बीटी फसल के बारे में हमें लिखना था। तो यह सभी 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चनों का आंसर करना था। यह एक पाई चार्ट दिया हुआ है 15 नंबर में, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, इन सभी का क्रम निकालकर हमें आंसर करना था। या फिर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन आया है, क्वांटम वर्चस्व क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग परमाणु कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी थी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति बताना था एवं भविष्य में उनकी संभावनाओं पर विवेचना करना था। या फिर विज्ञान की तकनीकी और सामाजिक आर्थिक विकास के अनुप्रयोग को समझाना था, जैसे उदाहरण सहित बताना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में, एड्रेनल आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी थी। अगर बी बात करें तो निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं, हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। तो ये विधिवत इसका आंसर लिखना था। आज के जनरेशन में देखा जाए तो कितनी स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य हैं जिनके बारे में हम जानकारी देकर इसका आंसर लिख सकते थे। अगर हम बात करें दूसरे पेपर की, तो बात करें तो भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो बिहार पता होगा। जीडीआर से क्या अभिप्राय है, तो पहली बात तो जीडीआर का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा यह एक पत्र है जिसे जारी किया जाता है। अब बात करें हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा एक निश्चित तय राशि तय कर दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे भावांतर योजना भी इसमें हम डाल सकते थे। भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो सेवा उद्योग के बारे में हमें पता है। अब आप इसका आंसर देख सकते हैं। अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी थी। ट्रिप्स के बारे में बताना था। राष्ट्रीय आय को मापने की बहुत सारी विधियां हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना था। जीडीपी के बारे में बताना था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी देनी थी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताना था। प्रचंड बेरोजगारी क्या है, सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक क्या है, पूंजी उत्पत्ति अनुपात से क्या आशय है, इन्हीं सभी के बारे में, तथा सापेक्ष गरीबी क्या है, यह इसकी जानकारी प्रदान करनी थी। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो उदिता योजना के बारे में लिखना था। या फिर 15वें की बात करें तो भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो इसकी जानकारी देनी थी। 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रमुख स्तंभों के बारे में जानकारी देनी थी। मध्य प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में विकास के आधारभूत ढांचे की कमी के कारण उल्लेख की बात करनी थी। अगर वैश्वीकरण की हम बात करें तो वैश्वीकरण के क्वेश्चनों को भी हमें समझना आवश्यक था। वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था संपोषिता में वृद्धि हुई, इस संबंध में विचार लिखने को आया था।
राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताना था। भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति तथा प्रविधि रंगराजन समिति कैसे भिन्न है, एक दूसरे के डिफरेंस लिखना था। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने तथा ग्रामीण ऋण पर उसके प्रभाव की जानकारी देनी थी। भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, इसके बारे में बताना था। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन औद्योगिक विकास, विनिर्माण एवं निर्यात हेतु इंजन होता है, इसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी प्रदान करनी थी। मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आया है कि कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका को बताएं। यही सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2020 से 21 में प्रथम 2 तिमाही में भारत में सकल जीडीपी की प्रवृत्तियों की विवेचना करनी थी, या फिर मध्य प्रदेश में कृषि की मुख्य कमजोरी की व्याख्या के बारे में जानकारी देनी थी। मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी के जो है उसका क्षय हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी थी। 15 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन का आंसर देना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी देनी थी। 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर करना था। दूसरा आया था भारत में ग्रामीण शहरी बेरोजगारी की प्रकृति के कारण, या फिर भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों विफलताओं का विश्लेषण करना था। तीसरे की बात करें तो भारत द्वारा मेक इन इंडिया के विकास में प्रावधानों की कुछ विवेचनाएं की गई थी, उसके बारे में जानकारी देना था। और या फिर गरीबी के आय असमानता को कम करने वाले सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, इस पर अपना मत प्रकट करना था। धन्यवाद दोस्तों, यह हमने पूरे पेपर के 300 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्रदान की है। कुछ सूक्ष्म क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त थी जो मैंने आपको दिया है, बाकी थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे, उनके बारे में मैं सिर्फ यहाँ पर पेपर एक एनालिसिस करने की बात कर रहा था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।